हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पार्ट 3 है सेंट्रल विजिलेंस एक्ट का। एंड इस पार्ट 3 के अंदर अभी तक हमने सेक्शन 8 तक कर लिया था। सेक्शन 8 के सब पार्ट्स हैं 8A एंड 8B। हम उसको अब देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक केस लॉ बताना चाहूँगी जो हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था कि 8A में पावर एंड फंक्शन की बात थी। तो देयर इज दिस केस लॉ जो कि 2024 में हुआ था, जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर की बात है कि अगर सैंक्शन दिया नहीं जाता ना 210 दिन के अंदर, सो नॉट 210, 120 डेज, अगर 120 डेज के अंदर आप सैंक्शन नहीं दे रहे ना तो वो डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा। या तो 120 डेज में सैंक्शन दे दो, ठीक है। आप हमेशा टाइम मेमोरियल के तो लोग हमें रोक नहीं सकते। तो 120 डेज के अंदर अगर आप सैंक्शन नहीं देते तो हम उसको डीम्ड सैंक्शन मान लेंगे, ठीक है। डीम्ड सैंक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको? डीम्ड सैंक्शन, ठीक है। जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात है। जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात है। जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जगतराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात है ये, ठीक है। आपको आई थिंक ये याद हो गया होगा, 2024 का ही मैटर है ये, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ 8A पे। 8A क्या बोलना चाह रहा है, देखिए 8A मेरे से बोलना चाह रहा है, एक्शन ऑन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन रिलेशन टू पब्लिक सर्वेंट where after the conclusion of the preliminary inquiry relating to corruption of public servants belonging to group C and D officials of the central government, finding of the commission disclosed after giving an opportunity of being heard। तो of course प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो हो गई। C और D ग्रुप की बात कर रहा है। अगर C और D ग्रुप के जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनको आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी उनको बेसिकली सुना जाता है, जब आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो आप उनको सुनोगे भी, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड भी दोगे, ठीक है। सो वायलेशन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पब्लिक अ प्राइमा फेसी वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स रिलेटिंग टू करप्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बाय सच पब्लिक सर्वेंट कमीशन शैल प्रोसीड विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, नेमली प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। करप्शन मैटर से रिलेटेड है अगर ग्रुप सी और डी के अंदर, ठीक है। एंड फाइंडिंग डिस्क्लोज करती है जब हियरिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि वॉयलेशन हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, तो ऐसे मैटर्स में गवर्नमेंट क्या करती है, CVC क्या करेगा, कॉज एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एजेंसी और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एज द केस में भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, और एनी अदर अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट कंसर्न पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगी या फिर क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या फिर इन्वेस्टिगेशन की बात है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या फिर इन्वेस्टिगेशन की बात है। क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड टू प्रोसीड अगेंस्ट कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो सेक्शन 46 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंडर क्या होगा, फिर आगे प्रोसीडिंग्स की क्लोजर होगी एंड आगे प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है। एवरी preliminary inquiry referred to in subsection 1 shall ordinarily be completed within a period of 90 days and for reasons to be recorded in writing within a further period of 90 days from the date of receipt of complaint। तो 90 days जो है preliminary inquiry में लगते हैं यूजुअली। सो एवरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल ऑर्डिनरी बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, 90 डेज का टारगेट है यहाँ पे। हाउ मेनी डेज, 90 डेज का टारगेट है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अगर आप पकड़े जाते हैं तो। एक्शंस ऑन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स इन केसेस, इन द केस कमीशन डिसाइड्स टू प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंप्लेंट 8A के अंडर, it shall direct any agency including Delhi police establishment to carry out investigation as expeditiously as possible to complete the investigation within period of 6 months from the date of its order or submit the investigation report containing the findings of the commission। तो ये क्या बोल रहा है, पब्लिक सर्वेंट है कोई, ठीक है, जो कि इनके अलावा है, तो ऐसे जो पब्लिक सर्वेंट है उनके मैटर्स में क्या होगा, उनके मैटर्स में ये बोल रहा है कि ये एजेंसी दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और इन सबको भी डायरेक्ट करेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करो और ऐसे ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको 6 महीने के अंदर अंदर कंक्लूड कर दो विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ऑर्डर एंड सबमिट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू कमीशन प्रोवाइडेड दैट कमीशन में एक्सटेंड द सेड पीरियड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 6 months
फॉर द रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो कमीशन जो है वो क्या कर सकता है कि 6 महीने और एक्सटेंड कर सकता है राइटिंग में। ऑफकोर्स उसको लिख के देना पड़ेगा कि 6 मंथ्स हमें और एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, XYZ रीज़न हो गया है, सो दैट्स वाई हम थोड़ा सा टाइमिंग और लेना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आपको टाइमिंग जो है वो अलॉट हो जाता है, ठीक है। 8A एंड 8B, ऑलराइट। फिर हम आगे आ जाते हैं 8B के अंदर। हमने देख लिया कि इन केस द इन्वेस्टिगेशन डिसाइड्स टू प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंप्लेंट अंडर क्लॉज A सबसेक्शन 1, तो कमीशन डिसाइड करता है कि वो प्रोसीड करेगा इस कंप्लेंट के अगेंस्ट, तो फिर 6 महीने का टाइम जो है वो लगता है, ठीक है। 90 डेज में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके दे दो। 90 डेज में आप क्या करके दे दो, इन्वेस्टिगेशन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो आप पहले 90 डेज में एक तो ये कंप्लीट करके दे दो, फिर उसके बाद आपके पास 6 महीने और एक्सटेंशन आप ले सकते हो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक्शन लेना है उस इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट जो पब्लिक सर्वेंट ने किया है, ठीक है। 6 महीने के अंदर जब आपको रिपोर्ट मिली है, मान लो पहले 6 महीने आपको, मतलब आपको 90 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। फिर आपको वो लेना है एक्शन, तो 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग दिस थिंग, ठीक है, प्लस 6 मंथ्स और आप ले सकते हो। Notwithstanding anything contained in section 176 of CRPC, any agency including Delhi Police Establishment shall, in respect of any case referred to it by the Commission, submit the investigation report to the Commission. The Commission shall consider every report received by it under section 2 from any agency including Delhi Police Establishment and may decide to file charge sheet or closure report before special court. तो Commission समझ में आया आपको? पहले मैंने देखा कि इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे लगा कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मैंने चलाई, मैंने उसमें देखा, फाइंडिंग्स करी कि क्या है एक्चुअली मैटर, ठीक है। ग्रुप CD के ऑफिसर्स के ऊपर मैंने चलाई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद मैं 8P में गई, मैंने एक्शन लेने की सोची, मुझे क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी है, मैंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी, मुझे चार्जशीट फाइल करनी है, मैंने चार्जशीट फाइल करी स्पेशल कोर्ट के सामने, ठीक है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट करनी है तो मैंने वो इनिशिएट करी, ठीक है। सो क्या हुआ है यहाँ पे यही हुआ है कि चार्जशीट फाइल करो या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है, अगर मैंने कमीशन किया या नहीं किया उस बेसिस पे। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स करो अगर मैंने कमीशन किया है तो, ठीक है। अब आती है प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन। तो कमीशन की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है? डिसीजन जो है ना वो एक तो यूनानिमसली लेना चाहिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स पे अब चलती हैं यूजुअली प्रोसीडिंग्स, और डिसीजन जो यूनानिमस होना चाहिए। व्हेन कमीशन में डिफरेंस हो जाता है डिसीजन में, ठीक है, तो मेजॉरिटी में लो। मान लो कि 3 लोग हैं, ठीक है, आपको पता है इसमें 3 है, एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स हैं, तो 2 लोग एक तरफ है, एक तरफ है, तो ऑफकोर्स इनकी तरफ पड़ रहा भारी है। अब मेजॉरिटी में डिसीजन होगा, मतलब अगर आप सब तो एक दूसरे से एग्री यूजुअली करते नहीं है, तो डिसीजन जो होता है वो मेजॉरिटी पे होता है, ठीक है। मान लो कि अब हेड कौन करता है, तो वैसे तो चेयरमैन करता है, पर अगर मान लो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रेजेंट नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट है कमीशन के अंदर वो प्रिसाइड करता है मीटिंग को, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। अब कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं होगी मेयरली कि भाई वैकेंसी थी वहाँ पे, कमिश्नर जो है मौजूद नहीं थे इसलिए आप इसको डिफेक्टिव बोल दोगे, ठीक है। या फिर जो है कमीशन जो है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जो CVC में जो पर्सन एक्ट कर रहा है। पर हाँ, इन सारी चीज़ों पे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो इरेगुलरिटी है ये मेरिट्स ऑफ द केस को अफेक्ट कर रही है, तो यू कैन टेक एक्शन, ठीक है। सो प्रोसीडिंग्स जो है कमीशन में वो कहाँ कंडक्ट होती है? हेडक्वार्टर में। कमीशन में यूनानिमस डिसीजन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर के अंदर, ठीक है, यूनानिमस होता है, एंड सब डिवाइड कर लेते हैं अपना अपना काम, ठीक है। All business of commission shall as far as possible be transacted unanimously subject to the provisions central vigilance commissioner and other vigilance commissioner differs in opinion। तो फिर मेजॉरिटी के हिसाब से होगा। वैसे तो सबको एक मिलके एकदम एक ही डिसीजन लेना चाहिए, बट ऑफ कोर्स तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो फिर क्या होगा आगे? फिर वही होगा जो हमेशा होता है, मेजॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसी भी रीजन से अगर अटेंड नहीं कर पाते मीटिंग, तो सीनियर मोस्ट विजिलेंस कमिश्नर है वो प्रिसाइड करता है मीटिंग को, ठीक है। कोई प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड नहीं मानी जाती मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, और डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर अपॉइंटमेंट जो है वो ढंग से नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। इरेगुलरिटी तभी मानी जाती है जब
क्या होगा, मेरिट्स ऑफ द केस अफेक्ट हो रहे हैं. अगर मेरिट्स ऑफ द केस अफेक्ट नहीं हो रहे तो इरेगुलरिटी जो है ना वो नॉट वैलिड है. ठीक है, इरेगुलरिटी वोंट बी वैलिड. फिर उसके बाद आ गए सेक्शन 10 के अंदर. ठीक है, सेक्शन 10 क्या कह रहा है, विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की तरह कभी कभी कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक्ट करता है. ठीक है, किस इवेंट में, जब वैकेंसी होती है विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऑफिस में, किस रीज़न से, मान लो डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया या फिर कुछ और दिक्कत हो गई. ठीक है, तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करता है. ठीक है, एंड उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है अथॉरिटी दी जाती है विजिलेंस कमिश्नर को टू एक्ट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. तो मान लो कि किसी दिन लाइक विजिलेंस कमिश्नर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई और रीज़न हो गया, तो प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन से करता है. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ये प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन से डिसाइड करेगा कि भाई कौन बनेगा यहाँ पे करोड़पति, नहीं कौन बनेगा विजिलेंस कमिश्नर. ठीक है, कौन बनेगा विजिलेंस कमिश्नर वाला हिसाब है यहाँ पे. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. व्हेन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, अगर मान लो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अपना फंक्शन नहीं डिस्चार्ज कर पा रहा. ठीक है, ओनिंग टू एब्सेंस और लीव और अदरवाइज, मान लो एब्सेंट है, उन्होंने छुट्टी ले ली है या कोई और रीज़न आ गया, तो प्रेसिडेंट सेम नोटिफिकेशन से ऑथराइज करेगा विजिलेंस कमिश्नर को टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अंटिल जिस दिन वो ऑफिस में आ जाते हैं. मान लो कि एक तो बिल्कुल ही हट गए, डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, तो भी प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंट. और अगर बीच में ब्रेक लिया है फॉर XYZ रीज़न, तो भी प्रेसिडेंट का ही काम है कि वो ही अपॉइंट करेंगे. ठीक है, पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, कमीशन शैल व्हाइल कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी रेफर्ड टू in clause BC of subsection 1 of section 8 have all the powers of civil court. so power relating to inquiry से बात कर रहा है. देखो CPC जो है ना उसमें क्या क्या पावर होती है, समन करने की, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, एफिडेविट पे एविडेंस लाने की. ठीक है, इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और अदर डॉक्यूमेंट, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कमीशन इशू करते हो. ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या अदर डॉक्यूमेंट के लिए. तो ये सारी पावर जो है ना वो किसके पास है, कमीशन के पास है. ठीक है, कमीशन के पास कौन सी पावर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की पावर है. दिस इज समथिंग वर्थ नोटिंग कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए आपके पास पावर है. ठीक है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्वेस्टनिंग any public record or copy thereof from any court or office, issuing commission for examination of witness or other documents and any other matter which may be prescribed. ठीक है, आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी आई गेस कि क्या बोलना चाह रहा है. फिर हम आते हैं सेक्शन 11A में. ठीक है, जो कि 2014 के बाद आया था. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर मेकिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, देयर शैल बी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी. तो ये आप नया वो देखोगे, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज रेफर्ड टू कमीशन बाय द लोकपाल. तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एक चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. वो क्या देखता है, जो भी लोकपाल भेजेगा आपके पास, लोकपाल क्या भेजेगा आपके पास, लोकपाल जो है वो क्या भेजता है आपके पास, जो भी मैटर्स भेजता है, जो भी इंक्वायरी करने के लिए मैटर भेजेगा. आप इंक्वायरी के डायरेक्टर है ना, आपकी रैंक क्या होगी, नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि नॉट लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट आप हो तो ऑफकोर्स आप बन सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है shall provide director of inquiry such officer and employees as may be required for discharge of his function. तो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अगर आप बन गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो ऑफिसर्स, वो लोग प्रोवाइड करती है जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपका ऑफिस की ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में. आप डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी तो आप इंक्वायरी करेंगे, तो इंक्वायरी करने के लिए आपको ऑफिसर्स चाहिए होंगे. दैट्स वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं proceedings before commission to be judicial proceeding. The commission shall be deemed to be civil court for the purpose of section 195 and chapter 26 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, कमीशन शैल डीम टू बी सिविल कोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 चैप्टर 26 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है,
and every proceeding before the commission shall deem to be judicial proceedings within the meaning of section 193 से 228 for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कमीशन शैल डीम टू बी सिविल कोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 ऑफ चैप्टर 21. तो एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे, 21 एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है. ठीक है, नो नहीं, ऑर्डर 21 इज एग्जीक्यूशन, चैप्टर 21 इज नॉट एग्जीक्यूशन. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, जो कमीशन के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो सिविल कोड की तरह होगी, एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. एवरी प्रोसीडिंग्स बिफोर कमीशन शैल डीम टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं. ठीक है, अब हम आगे आते हैं चैप्टर 4 पे. तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर 4 क्या बोल रहा है. 2 ही सेक्शन चैप्टर 4 के अंदर ये बात कर रहा है कि जस्ट अ सेकेंड. तो कमीशन में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तक हमें क्लैरिटी आ गई है. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी यहाँ पे अपॉइंट होने लगा है. हमें पता है कि इसको कौन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करते हैं. हमें ये पता है कि कितने मेंबर्स होते हैं. हमें पता है कि इनका रिमूवल कैसे होता है. सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट चैप्टर से जाने से पहले थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और जो 4 ईयर 65 की बात है, CVC मैंने आपको बताया था CVC, तो C में ये 4 की बात हो गई है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है. ठीक है, अब आगे आते हैं. Expenses of commission to be charged on consolidated fund of India. The expenses of the commission including any salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Central Vigilance Commissioner, the Vigilance Commissioner, Secretary and staff of the commission shall be charged on the consolidated fund of India. ठीक है, the expenses of the commission including any salaries, allowances and pension payable or in respect of Central Vigilance Commissioner, Secretary and staff of the commission shall be charged on consolidated fund of India. This is very important. जो इसका emoluments है वो किस पे चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे. ठीक है, सैलरीज जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है. ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट और आता है यहाँ पे. ठीक है, सेक्शन 14 के अंदर. तो एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन जैसे सैलरीज, अलाउंसेस किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, विजिलेंस कमिश्नर को, सेक्रेटरी और स्टाफ, पूरे कमीशन के स्टाफ को. तो ये सबको मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट इट. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है सैलरी. ठीक है, एनुअल रिपोर्ट. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट एज टू वर्क डन बाय द कमीशन विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ ईयर अंडर रिपोर्ट. ठीक है, द रिपोर्ट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल कंटेन अ सेपरेट पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. सो एनुअल रिपोर्ट की बात करें. एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट में कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो एनुअली प्रेजेंट करे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जो भी उन्होंने काम किया है. ठीक है, विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ द ईयर अंडर द रिपोर्ट. तो मान लो कि ये 1 साल है, इस साल में ये ख़त्म हो रहा है. ठीक है, अब 6 महीने हो गए साल को ख़त्म है. ठीक है, 2025 था ये. ठीक है, 2026 आ गया. तो 2026 के 6 महीने के अंदर अंदर आप ये रिपोर्ट दे दो प्रेसिडेंट को. ठीक है, रिपोर्ट जो है सबसेक्शन 1 में रेफर हुई है, शैल कंटेन सेपरेट पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन सो फार एज रिलेटेड टू सेक्शन 1 subsection 1 of section 4 of Delhi Police Establishment Act. On receipt of such report, President shall cause the same to be laid before each house of the parliament. तो प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रीड डाउन कर दो. तो किसको रिपोर्ट देनी है? प्रेसिडेंट को. रेजिग्नेशन किसको देना है? प्रेसिडेंट को. अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? वो लोकपाल के जो मैटर्स जो रेफर करते हैं उनकी इंक्वायरी करने का काम करता है. ठीक है, फिर हमने एक और चीज़ देखी थी यहाँ पे, मैं रिविजन कराते हुए चल रही हूँ आपका बस, कि 90 डेज़ के अंदर अंदर मुझे इंक्वायरी कर लेनी थी. उसके 90 डेज़ के अंदर 6 महीने के अंदर मुझे या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देनी है या पूरा केस ख़त्म कर देना है. ठीक है, नहीं 6 महीने में पड़ा तो मैं लिखित में दूंगी और मुझे 6 महीने और मिल जाएंगे. ठीक है, 6 पीरियड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. ठीक है, विच इज़ वेरी क्लियर. फिर हम आगे आ जाते हैं. एनुअल रिपोर्ट हो गया हमारा, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन होती है. हमें पता है कि जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो लाइक बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने लेट डाउन होती है. फिर मैं आ जाती हूँ चैप्टर 5 के अंदर, मिसलेनियस चैप्टर है, एंड इसमें आते हैं 27 सेक्शन बचे. अब टोटल हम 27 सेक्शन हैं इसके अंदर, 15 से लेकर 27 तक हम जाएंगे. कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कोई कमीशन का मेंबर या कोई भी करता है, तो वो अगर गुड फेथ में करता है तो पर्सन विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. ठीक है,
नो प्रोसिक्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्शन है बेसिकली आपका। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो, विजिलेंस कमिश्नर और स्टाफ हो, ठीक है, तो आप सब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में आते हो या तो आप। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एवरी विजिलेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी ऑफ एवरी स्टाफ ऑफ द कमीशन शैल डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आप क्या आते हो, पब्लिक सर्वेंट होते हो आप, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में आते हो। प्रोटेक्शन, आपके एक्शन को लेके प्रोटेक्शन है, आप पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हो। रिपोर्ट ऑफ एनी इंक्वायरी मेड ऑन रेफरेंस बाय द कमीशन टू बी फॉरवर्डेड टू दैट कमीशन। तो मान लो कि कोई भी कमीशन आपके पास आता है, ठीक है, एंड आपसे इंक्वायरी मांगता है, आपसे कोई एडवाइस मांगता है, तो आपको उसी कमीशन को वापस भेजना होता है। तो द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी ऑन रेफरेंस मेड बाय कमीशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द कमीशन, ठीक है, इट शैल बी फॉरवर्डेड टू द कमीशन। Commission shall, on receipt of such a report and after taking into consideration any other factor relevant thereto, advise the central government and corporations established by or under any central act, government, companies, societies and local authorities owned or controlled by that government, as the case may be, as to further course of action. So क्या बोल रहा है ये? Commission shall, on receipt of such a report and after taking into consideration any other factor relevant thereto, advise the central government and corporations established by or under any act, government, companies, societies and local authorities owned or controlled. So कौन कौन ले सकता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, कॉर्पोरेशन है, जो भी इसके अंदर स्टैब्लिश हुए हैं, वो सब लोग क्या ले सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन established by or under any central act, government, companies, societies or local authorities owned or controlled by government, as the case may be, shall consider the advice of the commission and take appropriate action. तो it shall take the advice of commission and it shall take appropriate action, ठीक है। तो आपको appropriate action भी लेने होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन जो है, जो कि स्टैब्लिश होती है सेंट्रल एक्ट के अंदर, लोकल अथॉरिटीज़ जो है, उनको कमीशन की एडवाइस लेनी होती है। लाइक आप कमीशन से कोई एडवाइस मांग रहे हो तो आप उसको कंसिडर करो, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन लो। प्रोवाइड दैट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, गवर्नमेंट, कंपनी, सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज owned or controlled by central government, as the case may be, does not agree with the advice of the commission, it shall, for the reason to be recorded in writing, communicate the same to the commission. तो मतलब of course reasons to be recorded in writing, and आप सेम चीज़ जो है वो किसको दे दो, कमीशन को बताना होता है कि हमने क्यों फॉलो नहीं किया। मतलब फॉलो करो मत करो एक अलग चीज़, आपको करना है वैसे तो फॉलो, पर आप नहीं कर पा रहे तो जो है राइटिंग के अंदर आप दे दो, कम्युनिकेशन उनको भेज दो कि भाई हमने इसलिए आपकी बात फॉलो नहीं करी, ठीक है। कमीशन के पास क्या होती है, इट हैज़ पावर कि वो रिपोर्ट्स मंगवा सकती है, ठीक है, स्टेटमेंट मंगवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी कॉर्पोरेशन से जो कि सेंट्रल एक्ट के अंडर स्टैब्लिश है। गवर्नमेंट, कंपनी, सोसाइटीज़ एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट सो एज टू एनेबल इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द कंपनीज एंड एंटी करप्शन वर्क in that government and in the said corporation, government, companies, societies and local authorities. So क्या बोलना चाह रहा है, बस यही बोलना चाह रहा है कि पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हम इन्फॉर्मेशन के लिए बुला सकते हैं कि हमें जो भी चाहिए होगा, सोसाइटी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिटर्न चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। एंड क्या इनेबल करना चाहिए वो वर्क, टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क, ठीक है। कंसल्टेशन विद कमीशन सर्टेन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब रूल्स रेगुलेशन बनाती है तो वो कंसल्टेशन ले सकती है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, ठीक है, टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और टू द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंसल्ट द कमीशन। पावर टू मेक रूल्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सो पावर टू मेक रूल का सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर रूल्स बना सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट प्रोविजन of this act. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely number of members of staff and their conditions of service under section 7, any other power of civil code to be prescribed under clause F of section 11, any other matter which is required to be or may be prescribed. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, आपके पास एक तो पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन वगैरह निकालती है कि क्या क्या रूल्स होंगे इस एक्ट को कैरी आउट करने के लिए। इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस
किस टाइप से वो पावर देगा, तो नंबर ऑफ मेंबर्स और स्टाफ, कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, ठीक है। एनी अदर पावर ऑफ सिविल कोड टू बी प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन 11 के अंदर एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब्ड। सो आई थिंक यू आर गेटिंग ये चीज़ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इसमें मतलब होल्ड कर रही है। सेंट्रल आपका कमीशन आपका है, लेकिन पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी है कि वो क्या क्या कर सकती है, वो आपके कितने मेंबर्स होने कितने नहीं होने सबको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर मैं आ जाती हूँ पावर टू मेक रेगुलेशंस पे कि क्या है आपके पास, मतलब पावर टू मेक रेगुलेशंस क्या होती है। सो कमीशन में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट मेक रेगुलेशन नॉट इनकंसिस्टेंट with this act and the rules made thereunder to provide for all matters for which provision is expedient for the purpose of giving effect to the provision of this act. तो पावर टू मेक रेगुलेशन में क्या आ रहा है, कमीशन जो है प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेके नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स निकालेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, वो रेगुलेशन बना सकती है। ऑफ कोर्स वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट के प्रोविजन से, ठीक है। दे आर प्रोवाइड ऑल मैटर्स फॉर विच प्रोविजन इज एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इफेक्ट द प्रोविजन। तो कोई ऐसा आप बना सकते हो रूल्स रेगुलेशन, कमीशन बना सकता है, ठीक है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी, कमीशन रेगुलेशन बना सकता है कि जो भी चीज़ को लगे कि बेटरमेंट इस एक्ट के लिए, इस एक्ट में बेटर चीज़ें हो जाएगी, ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely duties and power of secretary under subsection 4 of section 3, procedure to be followed by the commission under subsection 2 of section 9. तो duties and power of secretary पे बना दिया, ठीक है। with in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, regulation may provide all or any of the following matters, namely duties and power of secretary, procedure to be followed by the commission। तो क्या ड्यूटीज़ एंड पावर है, दूसरा प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय कमीशन, कमीशन क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं नोटिफिकेशन रूल लेड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 of section 8 and every rule made by central government and every regulation made by the commission under this act shall be laid as soon as may be after it is issued or made before each house of the parliament while it is in session for total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive session। तो क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि नोटिफिकेशन या रूल जो भी आप बना रहे हो उनका जो है पार्लियामेंट में आप उनको ले डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर और बिफोर ईच ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि जब वो सेशन में टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच मे बी कंप्राइज ऑफ वन सेशन और इन 2 or more successive session, and if before the expiry of the session immediately following the session or successive sessions aforesaid both house agree to make any modification in the notification or the rules or regulation, or both house agree that the notification or rule or the regulation should not be made, the notification or rule or regulation shall thereafter have effect only to such modified form or be no effect as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification or rule or regulation। कोई भी notification आप issue करते हो, ठीक है, सेक्शन 8 के अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो सेक्शन 8 का हमारा क्या था प्रोविजन, भाई पावर टू मेक, पावर ऑफ सेंट्रल फंक्शन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पावर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जो भी पावर है उसके अंदर आप कोई भी एक्शन लेते हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आप निकालते हो, ठीक है। तो ये सारी जो पावर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करो। अगर वो एक्सेप्ट करते तो ठीक है, नहीं तो नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। जो चीज़ आपने उस रूल्स रेगुलेशन नोटिस के अंदर पहले जो भी आपने एक्शन ले लिया वो ले लिया, ठीक है, दैट वोंट हार्म और इफेक्ट। Power to remove difficulty. If any difficulty arise in giving effect to the provisions of this act, central government may by order not inconsistent with the provision of this act remove the difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry of period of 2 years from the date of commencement of this act। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है इस एक्ट के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर से ही जो भी चीज़ इस एक्ट के लिए ठीक नहीं है उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोवाइडेड कि कोई भी सच जो भी ऐसा ऑर्डर है शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 साल के बाद कोई अगर आप ऑर्डर ला रहे हो
तो फिर आपको दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप लार्जेस्ट सब जब भी एक्ट बना था ये, ठीक है, उस एक्ट के आने के 2 साल के अंदर अंदर तो चल जाती है चीज़, पर उसके बाद नहीं चलेगी, ठीक है। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस विजिलेंस कमीशन, ठीक है, तो क्या प्रोविजंस है जो कि एग्जिस्टेंस विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है, तो देखो सेक्शन 24 में विद इफेक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, जो क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है, तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बीच में आ रहे थे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहा था, इफ यू रिमेंबर अपॉइंटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले आ रहे थे, और ऑफ कोर्स पीएम तो आ ही रहे थे, तो होम अफेयर्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि उसके अंडर आता है, ठीक है। 11 फरवरी 1964 के अंदर एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन था, उस टाइम पे एक और विजिलेंस कमीशन था, तो वो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे डिस्चार्ज, और जो भी एक्शन उन्होंने लिए हैं वो माना जाएगा इसी कमीशन, जो भी ये जो एक्ट आया है इसके अंडर लिए हैं उन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कुछ अलग एक्शन लिया, ठीक है। ऑल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर विजिलेंस कमीशन इन सो फार एज सच प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ कमीशन शैल बी डीम टू बी ट्रांसफर टू द कमीशन, तो जो भी प्रोसीडिंग्स वो ले रहे थे वो ट्रांसफर मानी जाएगी। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन शैल बी डीम टू हैव become the employee of the commission on the same terms and condition. All assets and liabilities of vigilance commission shall be transferred to the commission, तो जो भी assets and liabilities हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको, विजिलेंस कमीशन को, ठीक है, विजिलेंस कमीशन को जो भी assets और liabilities है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पे बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पुरानी वाली कमीशन की बात है जो था, अब तो हमारे पास अपना है ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नया, बट उस टाइम की बात है कि उसके एसेट लाइबिलिटी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके एम्प्लॉय माने जाएंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएगी एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट की बात आती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो अभी तक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चल रहा था, अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड ईडी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। अब ईडी के अंदर जो मेंबर्स है, देखो लिंकेज समझो आप, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, ये दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ईडी में जो मेंबर मुझे अपॉइंट करने हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उसके जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, उसमें होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटमेंट में सुनो आप, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये मेंबर होते हैं, विजिलेंस कमीशन मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंस का तो होगा ही, होम का होगा ही, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात है ना, एक ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होगा, और विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये ईडी के डायरेक्टर का हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में जो डायरेक्टर है उनका अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। वाइल मेकिंग रिकमेंडेशन कमिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर एलिजिबल। इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस आपको क्या कंसिडर करना है, तो मान लो कि स्टेटमेंट आ जाता है असर्शन रीजन में कि इंटेग्रिटी और क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस अपॉइंटमेंट में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज फॉर मतलब एक और कोई और स्टेटमेंट आ जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नो पर्सन बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी है। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी में क्या था, जॉइंट सेक्रेटरी, यहाँ पे क्या आ गया, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी में क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी में क्या था, जॉइंट सेक्रेटरी। यहाँ पे क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे की बात नहीं करेंगे हम, तो उससे नीचे वाले बंदे को हम ये अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही अज्यूम्स ऑफिस। तो ईडी का डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो कितने साल तक का है, 2 साल का है। वैसे कितना है जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग का मतलब है वही कमिश्नर सीवीसी का, उनका खुद का ही 4 साल है। प्रोवाइड दैट द पीरियड फॉर विच डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होल्ड द ऑफिस on his initial appointment may in public interest on recommendation of committee under clause A for reasons to be recorded in writing to be extended up to 1 year at a time। तो 1 year at a time जो है आपको वो एक्सटेंड कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली, ठीक है। एंड टोटल 5 years तक आप जा सकते हो। तो पहले 2 साल, फिर मैंने 1 साल किया, फिर मैंने 1 साल किया, फिर मैंने 1 साल किया, तो मैं कितने साल कर गई, 5 साल मैं ईडी के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही थी। दीक्षा खंडेलवाल डायरेक्टर ऑफ ईडी, मान लो आप, याद कर लो, ठीक है, कि दीक्षा मैम है वो डायरेक्टर ऑफ ईडी हैं, ठीक है, उनको 2 साल का अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। और सीवीसी के चेयरपर्सन, उनके जो अपॉइंटमेंट के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, याद करो कि यार सीवीसी के जो थे वो चेयरमैन थे, सेंट्रल कमिश्नर थे बेसिकली सीवीसी के, विजिलेंस मेंबर थे, मिनिस्ट्री ऑफ किस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आए थे सेक्रेटरी,
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, ठीक है, पर्सनल मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के थे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के थे, ये सब लोग उनको अपॉइंट करने आए थे। अपॉइंट करने के बाद उनको बोला 2 साल आप ऑफिस में काम करो, उनका फिर उन्होंने कहा कि यार तो बहुत अच्छा काम कर रही है मैम, तो 1 साल और इंक्रीज़ करो, 1 साल और, तो 3 बार उनका इंक्रीज़ किया, टोटल 5 साल उनको मतलब इंक्रीज़ कर करके, कैन यू इमेजिन कि उनको 5 साल तक पोजीशन पे काम करने का मौका मिला। हाउ लकी शी इज़, है ना। याद हो क्या, जैसे भी याद हो पर चीज़ों को याद कर लो, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में दिक्कत ये है ना कि इफ़ यू वोंट रिमेंबर थिंग्स यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। लाइक दिस इज द सिस्टम ऑफ इंडिया, दिस इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, क्रैमिंग इज you know is a god, so we cannot help because we have to eat food and live our lives. Now director of enforcement shall not be transferred except for the previous consent of the committee. तो अब देखो ईडी के डायरेक्टर के पास पावर कितनी है कि आप उनको ट्रांसफ़र तक नहीं कर सकते बिना इस कमेटी की परमिशन से। कमेटी जो क्लॉज ए में रेफर्ड है, शैल इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट रिकमेंडेड ऑफिसर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अबव द लेवल ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो कमेटी जो है वो किससे कंसल्ट करती है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट से, ठीक है। रिकमेंडेड ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट to the post above the level of deputy director of enforcement, and also recommend extension or curtailment of tenure of such officers in the directorate of enforcement, ठीक है। सो इनके अपॉइंटमेंट करना, इनको हटाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कमेटी इन कंसल्टेशन में डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट करते हैं। ऑन रिसीव ऑफ रिकमेंडेशन अंडर क्लॉज एफ, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट। तो फाइनल अथॉरिटी देखो, फाइनल से तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल से रहने से पहले हम आप सबसे पूछ के जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम आपसे वो ओपिनियन भी लेते हैं, चलो पॉलिसी वॉलिसी के बारे में बताना, यू नो, आपसे ज्ञानवान भी लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 में क्या होता है, अभी तक हमने ईडी की बात कर ली, अब हमें कौन अपॉइंट करना है। इन दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 आफ्टर सेक्शन 1 द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली इंटरप्रिटेशन सेक्शन 1A, just a second guys, सो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ये क्लोजली रिलेटेड है। आपको पता है कि जो भी मैटर उनके पास करप्शन के आते हैं वो यही हैंडल करता है। तो उसमें बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज इंक्लूड हुआ था, वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियर इन एंड नॉट डिफाइंड CBC के अंदर, वो इस एक्ट के अंडर से ले लिए जाएंगे, ठीक है। सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, सेक्शन 4 की बात जो कर रहे थे हम। द सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट in so far as related to investigation of offence to prevention of corruption shall vest in the commission, save as otherwise provided in subsection. The superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in central government. The administration of the said police establishment shall vest in an officer appointed in this behalf by the central government, hereinafter referred to as director, who shall exercise in respect to that police establishment such of the power exercisable by an inspector general of police in respect to the police force in a state as the central government may specify in this behalf. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का शैल वेस्ट इन एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का वो किससे गवर्न होगा, शैल वेस्ट इन द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। who shall exercise in respect to that police establishment such of the power exercised by the inspector general of the police, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, तो डायरेक्टर मान लो अपन को अपॉइंट करना है, ठीक है। ये वाले डायरेक्टर, इनकी बात हो रही है, ठीक है। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, उनको कौन किसको अपॉइंट करेंगे, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के लिए डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो कि सारी पावर एक्सरसाइज करेगा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की, ठीक है, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस होल्ड करता है। डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करना है तो कौन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, होम अफेयर्स, ठीक है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ पे चेंज हो गया, देखो गाइस, ये डायरेक्टर जो है वो किसका है डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, ठीक है। वो डायरेक्टर किसके थे, वो डायरेक्टर थे ईडी के। तो यहाँ पे होम अफेयर्स तो आ रहा है, ठीक है, होम अफेयर्स वहाँ पे भी आ रहा था,
बट यहाँ पे सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस आ गया, कैबिनेट एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन सबसेक्शन 1 कमिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द व्यूज ऑफ द आउटगोइंग डायरेक्टर। कमिटी जो है ना वो आउटगोइंग डायरेक्टर के व्यूज को कंसिडर करनी चाहिए। फिर ये बोलना चाह रहा है कमिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द व्यू ऑफ आउटगोइंग डायरेक्टर, जो भी जा रही है, मतलब जो डायरेक्टर, जैसे ए डायरेक्टर है, इनको अपॉइंट किया, तो एक जा भी रहा होगा, एक्स को अपॉइंट किया है, बात जो आई जा भी रहे होंगे, तो इनका जो भी ओपिनियन है वो भी इनका रिकमेंडेशन लेना चाहिए। कमेटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटेग्रिटी, एक्सपीरियंस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस। जो कमेटी है वो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी बेसिस ऑफ सीनियरिटी, एक्सपर्टीज एंटी करप्शन केसेस के लिए, chosen from amongst officer belonging to Indian Police Service constituted under All India Service Act। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उनको अपॉइंट करेगी। तो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है उसके अंडर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी 1951। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंडर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंदर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी एंड नॉट लेस देन 2 years। ठीक है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ऑफ नहीं, हाँ, सो चूजन अमंग्स फ्रॉम द ऑफिसर बिलोंगिंग टू इंडियन पुलिस सर्विस। सो बेसिकली IPS लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करती है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इसके बेसिस पे पैनल ऑफ ऑफिसर्स को फॉर दीज मैटर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए IPS लेवल के जो लोग हैं वो होते हैं। सो इंडिया ऑल इंडिया सर्विस में IPS ही अपॉइंट होते हैं, तो हमें पता ही है, तो ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 4C के अंदर। तो नहीं, 4B हमने देख लिया है, 4B देखना है हमें, 4B देखना बाकी है, फिर 4C हम देखेंगे। ठीक है, 4B में क्या है, डायरेक्टर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन कॉन्ट्ररी टू दिस रूल रिलेटिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस कंटेनिंग होल्ड ऑफिस नॉट लेस देन 2 years। सो ऑफकोर्स 5 साल की बात थी, ठीक है, बढ़ा सकते हो, पर मिनिमम 2 साल तो आपको रहना ही। डायरेक्टर शैल नॉट ट्रांसफर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कमेटी, हमने देख लिया। अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट of police and above extension and curtailment। So committee referred in subsection 4A shall after consulting with director recommend officer for appointment to the post level of superintendent of the level of superintendent of police and above, also recommend extension curtailment of tenure of such officer of Delhi police establishment। तो कमेटी जो है, जो सेक्शन 4A के अंडर है, ये वाली कमेटी, इसकी बात करें। ठीक है, ये कहाँ बात हो रही है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की, इसको उससे कंफ्यूज मत करना जो दिल्ली अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ED वाला। यहाँ पे जो कमेटी है वो क्या कर रही है, 4A के अंदर जो कमेटी है, कंसल्टेशन विद डायरेक्टर रिकमेंड करती है ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अबव के लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये बात कर रहा है। ठीक है, एंड रिकमेंड करती है एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट ऑफ टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट टू सच रिकमेंडेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल अथॉरिटी, हमने अभी भी देखा था, इससे पहले भी हमने अभी देखा कि भाई यहाँ पे भी कमेटी क्या करी, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को रेफर करती है, कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट करती है अबव द लेवल ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, एंड फाइनल अथॉरिटी यहाँ पे भी किसकी है, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे भी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में सेक्शन 6 के बाद क्या इंसर्ट करने की बात चल रही है, मतलब वो इसमें इंसर्ट कर दिया है, हालांकि हम देख लेते हैं। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस alleged have been committed in prevention of corruption act except with the previous approval सेंट्रल गवर्नमेंट where such allegation related to जॉइंट सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस लेवल से ऊपर कोई इंसान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा आपको दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को। ठीक है, कोई भी ऑफिसर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है कॉर्पोरेशन के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के अंडर स्टैब्लिश्ड है, सोसाइटीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी इन केस इन्वॉल्व अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द स्पॉट। तो मतलब वही रंगे हाथों पकड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पकड़ो। बट अदर देन दैट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अगर आपको जाना है, आपको डाउट है, तो रेड हैंड पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ट्रेनिंग, रिजोल्यूशन नंबर डेटेड 4 अप्रैल अमेंडेड। ठीक है,
सो आई थिंक वी आर डन विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस एक्ट जो है वो एक बहुत ही कंसोलिडेटेड छोटा सा एक्ट है. ठीक है, हमने शुरुआत करी थी सेक्शन 1 से. सेक्शन 1 में हमने मतलब शॉर्ट टाइटल देखा था उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन हमने देखी थी. फिर हम आगे आ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन होता है. तो हमने देखा 3 लोग होते हैं, उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है हमने ये देखा, हेड क्वार्टर्स इसके कहाँ पे, हमने ये सब देखा. ठीक है, फिर हमने उसके बाद हम आगे आए तो वही अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है. ठीक है, और वैकेंसी वगैरह है तो हमने देखा कि मेयरली बिकॉज ऑफ वैकेंसी हम उसको ख़राब या गलत नहीं बोल देंगे, 40 नहीं बोलते जब तक कि जस्टिस का फेलियर ना हो. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस हमने देखी कि 4 साल 65 ईयर्स की बात है, एग्रीगेट में 4 साल होना चाहिए. ठीक है, फिर हम आगे आए तो रिमूवल की बात करी. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिमूवल कैसे करना है आपको, एडजर्ज इंसॉल्वेंट हो तो आपका रिमूवल होगा. ठीक है, एमोल्यूमेंट आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर अगर आप करते हो, ऐसी कोई चीज़ करते हो तो है, सुप्रीम कोर्ट से आपका परमिशन लेना पड़ता है. ठीक है, अगर आप सेंट्रल विजिलेंस प्रेसिडेंट को लगता है, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करता है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी रिपोर्ट देती है. सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ गड़बड़ है यहाँ पे, तो फिर after Supreme Court on reference made to the President, made to it by the President, has inquiry reported that Central Vigilance Commission and Vigilance Commission as a case be ought to and on such wrong be removed. तो तब की बात है. फिर 7 हमने देखा कि पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टाफ के लिए भी रूल बना सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर. ठीक है, फंक्शंस एंड पावर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अलग अलग की सुपरिटेंडेंस है इसके पास. ठीक है, किन किन चीज़ों की, ABC D ग्रुप के ऑफिसर्स भी अब इसके अंदर कवर होने लगे हैं. ठीक है, जो भी लोग हैं ग्रुप A के, ऑल इंडिया सर्विस के, या स्टैब्लिशमेंट हुई है जो भी कॉपरेशन वगैरह में जो गवर्नमेंट के कॉपरेशन के अंदर काम करते हैं. ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है IPC सेक्शन 21 के अंदर. ठीक है, लोकायुक्त एक्ट के अंडर आने से चेंज हो गया है कि BCD के ग्रुप के ऑफिसर्स भी इसके अंडर कवर होने लगे हैं. ठीक है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो भी हो सकती है जब ग्रुप C या D के ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद टाइमिंग की बात थी तो वही 6 महीने का पहले 90 दिन का टाइम है आपको इंक्वायरी वगैरह इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने का है. फिर उसके बाद आप केस चला रहे हो या कुछ कर रहे हो तो या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो या चार्जशीट करो, तो वो फिर 6 महीने या प्लस 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने राइटिंग में आप टाइम दे दो. ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आप पहले करो फिर प्रोसीडिंग्स करो, अप्रोप्रिएट एक्शन आप लो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट. ठीक है, कमीशन से प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं उसकी बात करें. यूनानिमसली आप डिसीजन लो, नहीं तो सीनियर मोस्ट लेवल, जब आप ऑफिसर एब्सेंट है, हाईएस्ट कमिश्नर एब्सेंट है, तो फिर सीनियर मोस्ट लेवल पे जो बंदा है वो आ जाता है यहाँ पे. डेथ वगैरह की वजह से अगर आप एब्सेंट हो तो फिर अगेन आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं. ठीक है, बाय नोटिफिकेशन होता है, प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन करता है. दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट जो मैंने फोकस करने को कहा था. इंक्वायरी से रिलेटेड तो CPC की जो पावर्स है वो आपके पास आ जाती हैं. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो है वो अपॉइंटमेंट होता है, एक नया पोजीशन है ये. ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के लेवल के आप होने नहीं चाहिए. प्रोसीडिंग्स बिफोर कमीशन टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आनी चाहती हैं यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट था. ठीक है, सेक्शन 195 चैप्टर 21, सेक्शन 195 चैप्टर 21 के अंडर मैंने बात करी है. ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जा रहे हैं. एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आप प्रेसिडेंट के सामने ले डाउन करते हो, जिस साल में ख़त्म हुई है उसके 6 महीने के बाद तक मतलब वो वैलिड रहता है. प्रोटेक्शन जो है वो गुड फेथ में आप लेते हो. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट्स प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनी विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी और अगेंस्ट एनी स्टाफ ऑफ द कमीशन रिस्पेक्ट. तो गुड फेथ में लेते हो. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो सब पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं. रिपोर्ट जो है कोई भी इंक्वायरी आप कोई भी कॉपरेशन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो भी लेते हैं वो इनसे सजेशन या रिपोर्ट या इंक्वायरी की, तो वो ये भेजते हैं, उनको कंप्लाई करना होता है. नहीं करते तो कंप्लाई आपको क्या करना होता है, रिकॉर्डेड रीज़न को मतलब लिखना होता है राइटिंग में और फिर उनको भेजना होता है कि हमने इसलिए आपकी बात नहीं मानी. ठीक है, इनके पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंट जो भी मंगवाना चाहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन को सर्टेन मैटर्स के अंदर कंसल्ट करता है, डिसिप्लिनरी मैटर्स के रिगार्डिंग. अपॉइंटमेंट जो है पब्लिक सर्विसेज में कुछ उनको करना है तो ठीक है, यूनियन या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर उनको कुछ किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो पावर टू मेक रूल्स है इनके पास. ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह पावर्स है इनके पास. नंबर ऑफ स्टाफ्स कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. रेगुलेशंस ये खुद बना सकते हैं. नोटिफिकेशन लेट डाउन बाय टू पार्लियामेंट के, कोई भी नोटिफिकेशन कोई रूल आया है तो आप पार्लियामेंट के सामने ले डाउन कर दो उसको. ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो
ऑफकोर्स 2 साल वाली चीज़ें, ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का, तो उसकी जो कमेटी है वो अलग है, ठीक है। इससे पहले अभी हमने ईडी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखा था, तो ईडी नहीं, अभी हमने ईडी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखा, तो उसमें सीवीसी का मेंबर या मेंबर जो मतलब मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन है, ठीक है। फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, पर्सनल का हो गया, तो ये सारे लोग इसमें आ रहे हैं सेक्रेटरी के, ठीक है। ये सब मेंबर के तौर पे काम आ रहे हैं। फिर उसके बाद वही इंटेग्रिटी, एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बनाने के लिए। दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट कि भाई डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अगर बनाए तो एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे, वो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे चलेगा। 2 साल से 5 साल की हमने बात करी थी, टोटल 5 ईयर्स आप रह सकते हो, ठीक है। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर से ऊपर को जो भी अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट से आप परमिशन ले लो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, डायरेक्टर किसका है भाई, वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का है, तो उसमें चेयरपर्सन है विजिलेंस है। फिर यहाँ पे आ रहा है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के आ रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से आ रहे हैं, ठीक है। वो हो गया। अब यहाँ पे जो बंदा है वो उनको क्या चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस से आईपीएस लेवल का बंदा चाहिए होता है इनको, ठीक है। सीनियरिटी, इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होनी चाहिए एंटी करप्शन केसेस की। सो दिस इज़ द सिंपल जस्ट, ये मैंने पूरा आपको फाइनल एक हल्का सा रिविजन करा दिया, आपके दिमाग में चीज़ें हल्की हल्की बैठ गई होंगी, बहुत ही सिंपल वे में कराया है। So I think this is it for today, and please subscribe to my channel, please like the video, and please share it to your friends so that at least I can get the good review, because that gives me motivation so that I will make more videos. And also please tell me आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसमें क्या डिफरेंस और क्या चेंजेस चाहते हैं, and I'll make those amend. तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।